नमस्कार दोस्तों, एमएसजी की क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में राजस्थान के लोकगीत टॉपिक का अध्ययन किया था, जिसमें राजस्थान के विभिन्न प्रकार के लोकगीतों के बारे में अध्ययन किया गया था, जैसे विरह गीत, भक्ति गीत, संगारिक गीत, वैवाहिक गीत और वीर रस के गीत का डिटेल में अध्ययन किया गया था। हमने राजस्थान की लोकगीत की अब तक तीन क्लास ली है, जिसमें लगभग 1.25 घंटे की 1 या 1.25 घंटे की क्लासेज है। आप उनको देखना और अच्छे से नोट्स बनाना। आप नोट्स बनाओगे तो आपको सुविधा रहेगी रिवाइज करने में। और मैंने जिस प्रकार का कंटेंट आपको उपलब्ध कराया है, उम्मीद है कि आप छोटे से छोटा एग्ज़ाम और बड़े से बड़ा एग्ज़ाम आसानी से पास कर पाओगे। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा और बेहतर कंटेंट उपलब्ध करा सकूं। मैंने आपके लिए 2-3 बुक्स से नोट्स बनाए हैं ये, और आप इनको रिवीजन करते रहना। जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तब आपको याद आएगा कि सर के जो नोट्स थे वो काफ़ी हेल्पफुल है, और उम्मीद करता हूँ कि आप को अच्छे से समझ में आ रही होगी। यदि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, राजस्थान के वाद्य यंत्र। राजस्थान का वाद्य यंत्र एक ऐसा टॉपिक है जिसमें यदि सिलेबस में ये टॉपिक है तो इसमें से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और इस टॉपिक में सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाद्य यंत्र कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से वाद्य यंत्र हैं, इनकी डेफिनेशन याद रखनी है अपने को, कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा वाद्य यंत्र किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, ये याद रखना है बस। तो अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, राजस्थान के वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र सबसे पहले तो अपने को याद रखना कि वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखना वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखना वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होता है। पहला होता है, कौन सा होता है, तत्व वाद्य यंत्र। पहला कौन सा होता है, तत्व वाद्य यंत्र। दूसरा कौन सा होता है, सुशिर वाद्य यंत्र। दूसरा कौन सा होता है, सुशिर वाद्य यंत्र। तीसरा कौन सा होता है, अवनद वाद्य यंत्र या ताल वाद्य यंत्र भी बोलते हैं। याद रखना, अवनद वाद्य यंत्र या ताल वाद्य यंत्र। चौथा होता है गण वाद्य यंत्र। गण वाद्य यंत्र याद रखना, चौथा कौन सा होता है, गण वाद्य यंत्र। एक बार दोबारा बोलना, लोक वाद्य यंत्र कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है तत्व वाद्य यंत्र, सेकंड होता है सुशिर वाद्य यंत्र, थर्ड होता है अवनद वाद्य यंत्र, 4 होता है गण वाद्य यंत्र। एक बार दोबारा बोलिएगा, फर्स्ट तत्व वाद्य यंत्र, सेकंड सुशिर वाद्य यंत्र, थर्ड अवनद या ताल वाद्य यंत्र, और 4 गण वाद्य यंत्र। अब ये तो हो गए प्रकार। अब अपने को इनकी डेफिनेशन भी याद होनी चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है तत्व वाद्य यंत्र क्या है। एग्जाम में पूछा जाता है तत्व वाद्य यंत्र क्या है, तो याद रखना तत्व वाद्य यंत्र तारों के माध्यम से स्वरों की उत्पत्ति होती है, उसे तत्व वाद्य यंत्र कहते हैं। तत्व वाद्य यंत्र किसे कहते हैं, तारों के माध्यम से जो स्वरों की उत्पत्ति होती है उसे कौन सा वाद्य यंत्र कहते हैं, तत्व वाद्य यंत्र। तत्व वाद्य यंत्र याद रखना, तारों के माध्यम से जो स्वरों की उत्पत्ति होती है उसे तत्व वाद्य यंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्व वाद्य यंत्र कहते हैं। जिसमें तत्व वाद्य यंत्र के कौन कौन से एग्जाम्पल है, जैसे रावण हत्ता वाद्य यंत्र, दूसरा है वीणा वाद्य यंत्र, माँ सरस्वती का जो वाद्य यंत्र है कौन सा है, वीणा वाद्य यंत्र। एकतारा मीराबाई का वाद्य यंत्र एकतारा, चौतारा वाद्य यंत्र। ये किस प्रकार के वाद्य यंत्र है, ये तत्व वाद्य यंत्र है। तत्व वाद्य यंत्र क्या होते हैं, जो तारों के माध्यम से क्या होते हैं, तारों के माध्यम से स्वरों की उत्पत्ति होती है, वो क्या कहलाते हैं, तत्व वाद्य यंत्र कहलाते हैं। एक बार दोबारा बोलना, तारों के माध्यम से जो स्वरों की उत्पत्ति होती है कौन सा वाद्य यंत्र कहलाता है, तत्व वाद्य यंत्र कहलाता है। जिसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र आते हैं, रावणत्ता वाद्य यंत्र और वीणा, एकतारा और चौतारा। ठीक है, नेक्स्ट याद रखना सुशिर वाद्य यंत्र।
सुशिर वाद्य यंत्र क्या होता है? सुशिर वाद्य यंत्र कौन सा होता है? जो मुंह से फूंक मारने पर स्वरों की उत्पत्ति होती है। मुंह से फूंक मारने पर जो स्वरों की उत्पत्ति होती है, कौन सा वाद्य यंत्र कहलाता है? सुशिर वाद्य यंत्र कहलाता है। कौन सा वाद्य यंत्र कहलाता है? सुशिर वाद्य यंत्र कहलाता है। एक बार दिख नहीं रहा था, दोबारा बोल रहा हूँ। सुशिर वाद्य यंत्र कौन सा होता है? सुशिर वाद्य यंत्र मुंह से फूंक मारने पर जो स्वरों की उत्पत्ति होती है, मुंह से फूंक मारने पर जो स्वरों की उत्पत्ति होती है, वो कौन सा वाद्य यंत्र कहलाता है? सुशिर वाद्य यंत्र कहलाता है। कौन सा वाद्य यंत्र कहलाता है? सुशिर वाद्य यंत्र कहलाता है। कौन सा वाद्य यंत्र कहलाता है? सुशिर वाद्य यंत्र कहलाता है। जिसमें कौन कौन से उदाहरण है? बांसुरी है। कौन सा है? बांसुरी, शहनाई, शंख, पुंगी और बीन। जो सांप पकड़ने के लिए काम में लेते हैं पुंगी, बीन, और मंदिरों में जो शंख बजाते हैं वो शंख, और विवाह के अवसर पर जो बजाई जाने वाली शहनाई, और भगवान कृष्ण की बांसुरी। ये किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? ये सुशिर वाद्य यंत्र है। सुशिर वाद्य यंत्र क्या होते हैं? मुंह से फूंक मारने पर स्वरों की उत्पत्ति होती है। कौन से वाद्य यंत्र कहलाते हैं? सुशिर वाद्य यंत्र कहलाते हैं। नेक्स्ट है, थर्ड है अवनद वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र क्या होता है? अवनद या ताल वाद्य यंत्र, इसके संबंध में दो कंडीशन होती है, दोनों को याद रखना। यदि इनमें से एक भी कंडीशन फिल नहीं होती है तो वो अवनद या ताल वाद्य यंत्र नहीं होता है। दोनों कंडीशन कंप्लीट होनी चाहिए। पहली कंडीशन है जानवर की खाल, मतलब चमड़े से निर्मित होनी चाहिए। जानवर की खाल चमड़े से निर्मित हो और चोट द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। याद रखना, यहाँ पे ध्वनि उत्पन्न होती है, ना कि स्वर। तत्वाद्यंत्र और सुशिर वाद्य यंत्र में तो स्वरों की उत्पत्ति होती है, लेकिन अवनद या ताल वाद्य यंत्र में जानवर की खाल या चमड़े से निर्मित होती है और चोट द्वारा क्या उत्पन्न होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। यहाँ स्वरों की उत्पत्ति नहीं होती है। याद रखना, चमड़े से निर्मित हो और चोट द्वारा ध्वनि उत्पन्न हो तो वो कौन सा वाद्य यंत्र कहलाता है? वो अवनद वाद्य यंत्र कहलाता है या ताल वाद्य यंत्र कहलाता है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? ढोलक, ढोल, नगाड़ा और चंग। चंग कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी क्षेत्र का चंग प्रसिद्ध है। होली के अवसर पर गाया जाता है, बजाया जाता है। होली के अवसर पर बजाया जाता है। याद रखना, चंग कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी क्षेत्र का, होली के अवसर पर बजाया जाता है। तीसरा वाद्य यंत्र याद हो गया, अवनद ताल वाद्य यंत्र। ठीक है। नेक्स्ट है 4 नंबर का, कौन सा है? घन वाद्य यंत्र। 4 नंबर का कौन सा है? घन वाद्य यंत्र। इसमें भी दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन होती है यह धातु से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है? धातु से निर्मित होता है। और दूसरी कंडीशन क्या है? आपस में टकराने पर डंडे की चोट से ध्वनि उत्पन्न होती है। उसे क्या कहा जाता है? घन वाद्य यंत्र कहते हैं। याद रखना, घन वाद्य यंत्र क्या होता है? धातु से निर्मित, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन है आपस में टकराने या डंडे की चोट से ध्वनि उत्पन्न होती है। कौन सा वाद्य यंत्र कहलाता है? घन वाद्य यंत्र कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? जैसे मंजीरा है, झांझ है। झांझ क्या होता है? जो मंजीरा का छोटा रूप होता है वो झांझ कहलाता है। घंटी, जो मंदिर में घंटी बजाते हैं अपन, वो क्या कहलाती है? घन वाद्य यंत्र। और झालर, जो मंदिर में पूजा के समय जो लकड़ी के डंडे से बजाते हैं ना अपन, उसको बोलते हैं झालर। ये किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? ये घन वाद्य यंत्र है। याद रखना, किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? ये घन वाद्य यंत्र है। घन वाद्य यंत्र कौन कौन से होते हैं? मंजीरा, झांझ, घंटी, झालर, जिसमें धातु से निर्मित हो और आपस में टकराने या डंडे की चोट से ध्वनि उत्पन्न होती हो। कौन से वाद्य यंत्र कहलाते हैं? घन वाद्य यंत्र कहलाते हैं। अपन ने राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र पढ़े हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है तत्वाद्य यंत्र, सेकंड होता है सुशिर वाद्य यंत्र, थर्ड होता है अवनद या ताल वाद्य यंत्र, 4 होता है घन वाद्य यंत्र। अपन ने तीनों की डेफिनेशन पढ़ी है। तारों के माध्यम से स्वरों की उत्पत्ति होती है, वो तत्वाद्य यंत्र कहलाता है, जिसमें रावणता, वीणा, एकतारा, उच्चोत्तारा वाद्य यंत्र शामिल होते हैं। और भी इसके अलावा और भी वाद्य यंत्र है, अपन उनको डिटेल में ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। तो अभी तो मैंने कुछ इम्पोर्टेंट है वही बताया आपको। तो पूरा आगे क्लासेज में पूरा तत्व वाद्य यंत्र में जो भी वाद्य यंत्र आते हैं वो सारे आपको डिटेल में बताए जाएंगे। सेकंड है सुशिर वाद्य यंत्र। फूंक
मुंह से फूंक मारने पर स्वरों की उत्पत्ति होती है वो कौन सा वाद्य यंत्र कहलाता है? सुशिर वाद्य यंत्र, जिसमें बांसुरी, शहनाई, शंख, पुंगी और बीन ये आते हैं। अवनद या ताल वाद्य यंत्र क्या होते हैं? जानवर की खाल मतलब चमड़े से निर्मित हो, चोट द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है, वो कौन से वाद्य यंत्र कहलाते हैं? अवनद या ताल वाद्य यंत्र कहलाते हैं, जिसमें ढोलक, ढोल, नगाड़ा, चंग आदि आते हैं। 4 नंबर का है गण वाद्य यंत्र। गण वाद्य यंत्र क्या होता है? जो धातु से निर्मित हो और आपस में टकरानी या डंडे की चोट से ध्वनि उत्पन्न होती है, वो क्या कहलाती है? गण वाद्य यंत्र, जिसमें मंजीरा, झांझ, घंटी और झालर आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अपन सबसे पहले पढ़ेंगे तत्वाद्य यंत्र। अब तत्वाद्य यंत्र को पढ़ने के लिए एक ट्रिक बना रखी है हमने, जो ट्रिक का नाम है रावण गुजरी चिड़ू जब तक साई के रब का सुर दो। क्या है ट्रिक? रावण गुजरी चिड़ू जब तक साई के रब का सुर दो। एक बार दोबारा बोलना, रावण गुजरी चिड़ू जब तक साई के रब का सुर दो। ये ट्रिक है। इस ट्रिक को कैसे याद रखना है? ट्रिक को याद रखना, एक कहानी है उसको याद रखना। एक रावण गुजरी नाम की एक महिला थी, वह अपनी सहेली से चिढ़ती थी, तो उसकी सहेली बोलती थी उसको, चिढ़ मत जब तक साई के रब का सुर दो। रावण गुजरी नाम की महिला अपनी सहेली से चिढ़ती थी, तो सहेली बोलती है उसको, चिड़ू जब तक साई के रब का सुर दो। तो ट्रिक याद रखना, रावण गुजरी चिड़ू जब तक साई के रब का सुर दो। अब ट्रिक से याद रखना, रावण से याद रखना रावणत्ता वाद्य यंत्र, गुजरी से याद रखना गुजरी वाद्य यंत्र, और ची से याद रखना चिंकारा वाद्य यंत्र, और दू से याद रखना, ये डू होता है, डू से याद रखना दुकाको या डुकाको, दोनों याद रखना दू से। ठीक है। नेक्स्ट जैसे याद रखना जंतर वाद्य यंत्र, जैसे क्या याद रखोगे? जंतर वाद्य यंत्र। भय से याद रखना बफंग, बफंग से भी याद रखना अपंग, अपंग और बफंग दोनों सिमिलर है, इसको दोनों को याद रखना, बफंग और अपंग। कैसे वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट है तैसे, तैसे तंबूरा, जिसे चौतारा भी बोलते हैं और इसे तंदूरा भी कहा जाता है, तो तैसे याद रखना तंबूरा, चौतारा, तंदूरा। ख से याद रखना खमच, और सा से याद रखना सारंगी, और ई से याद रखना इकतारा, और के से याद रखना केंदुरा या केंद्रा भी बोलते हैं इसको। ठीक है। रब से याद रखना रबाब या रबाज, रब से क्या याद रखना? रबाब और रबाज। रब से क्या याद रखोगे? रबाब और रबाज। का से याद रखना कामायचा, या इसको कमायचा भी बोलते हैं। का से याद रखना कामायचा या कमायचा भी बोलते हैं। सुर से याद रखना सुरमंडल और सुरिंदा, सुर से क्या याद रखना है? सुरमंडल और सुरिंदा। दो से क्या याद रखना है? दो तारा, दो से क्या याद रखना है? दो तारा। ये अपनी ट्रिक से अपन ने तत्व वाद्यंत्र के जो भी इम्पोर्टेंट वाद्यंत्र थे हमने एक ट्रिक के माध्यम से समझा है। आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। रावण गुजरी चिड़ू जब तक साई के रब का सुर दो, जिसमें रावण का अर्थ है रावणत्ता वाद्यंत्र, गुजरी से गुजरी वाद्यंत्र, ची से चिंकारा वाद्यंत्र, डू से डुकाको वाद्यंत्र या दुकाको वाद्यंत्र, जैसे जंत्र वाद्यंत्र, बै से बफंग अपंग वाद्यंत्र, तै से तंबूरा, चौतारा, तंदूरा वाद्यंत्र, ख से खमच वाद्यंत्र, सा से सारंगी वाद्यंत्र, ई से इकतारा वाद्यंत्र, के से केंदुरा और केंद्रा वाद्यंत्र, रब से रबाब और रबाज वाद्यंत्र, का से कामायचा और कमायचा भी बोलते हैं इसको, सुर से सुरमंडल और सुरिंदा वाद्यंत्र, दो से दो तारा वाद्यंत्र। नेक्स्ट चलते हैं अपन तत्व वाद्यंत्र में। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन रावणत्ता वाद्यंत्र। फर्स्ट कौन सा है? रावणत्ता वाद्य यंत्र। रावणत्ता वाद्य यंत्र के संबंध फर्स्ट कौन सा है? रावणत्ता वाद्य यंत्र। रावणत्ता वाद्य यंत्र में सबसे पहले याद रखना यह किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? यह एक प्रकार का तत्व वाद्य यंत्र है। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम तत्व वाद्य यंत्र है। मूलतः रावण का वाद्य यंत्र है और यह आधे कटे नारियल के खोल पर बकरे की खाल चढ़ाकर बनाया गया वाद्य यंत्र, जिसमें 5 से 9 तार पुखबाज होते हैं। तारों को कसने के लिए जो खूंटियाँ काम में ली जाती है उनको क्या कहा जाता है? उनको मोरनियाँ कहते हैं। रावणत्ता वाद्य यंत्र किसकी सहायता से बजाया जाता है? गज की सहायता से बजाया जाता है। अब रावणहत्ता वाद्य यंत्र, इसके संबंध में कौन कौन से याद रखने हैं बिंदु? पहला तो याद रखना रावणहत्ता वाद्य यंत्र एक प्रकार का तत्व वाद्य यंत्र है
और राजस्थान का यह प्राचीनतम तत्व वाद्य यंत्र है। रावण हत्था वाद्य यंत्र रावण का वाद्य यंत्र है। रावण हत्था वाद्य यंत्र को रावण हत्था वाद्य यंत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह मूलतः रावण का वाद्य यंत्र था, इसलिए इसे रावण हत्था वाद्य यंत्र कहा जाता है। रावण हत्था वाद्य यंत्र किसका बना हुआ होता है? रावण हत्था वाद्य यंत्र होता है ये आधे कटे हुए नारियल के खोल पर बकरे की खाल चढ़ाकर बनाया गया वाद्य यंत्र, जिसमें 5 से 9 तार होते हैं। इन तारों को क्या कहा जाता है? इन तारों को पुखबाज कहा जाता है। याद रखना, इन तारों को क्या कहा जाता है? पुखबाज। और जो ये तार होते हैं इनको कसने के लिए खूंटियाँ बनाई हुई होती है। इन खूंटियों को क्या कहा जाता है? इन खूंटियों को याद रखना मोरनिया कहा जाता है। इन खूंटियों को क्या कहा जाता है? मोरनिया कहा जाता है। और जो रावण हत्था वाद्य यंत्र वो किसकी सहायता से बजाया जाता है? ये गज की सहायता से बजाया जाता है। याद रखना, तीनों पॉइंट याद रखना रावण हत्था वाद्य यंत्र से संबंधित। रावण हत्था वाद्य यंत्र प्राचीनतम तत्व वाद्य यंत्र है। यह मूलतः रावण का वाद्य यंत्र है। आधे कटे नारियल के खोल पर बकरे की खाल चढ़ाकर बनाया गया वाद्य यंत्र, जिसमें 5 से 9 तार। इन तारों को पुखबाज कहते हैं। तारों को कसने के लिए खूंटियाँ मोरनियाँ होती हैं और इन्हें किसकी सहायता से बजाया जाता है? रावण हत्था वाद्य यंत्र को गज की सहायता से बजाया जाता है। याद रखना ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है पाबूजी रामदेव जी की फड़ का वाचन करते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो याद रखना, पाबूजी और रामदेव जी की फड़ का वाचन करते समय रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है या बजाया जाता है। पाबूजी रामदेव जी का फड़ का वाचन करते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? रावण हत्था वाद्य यंत्र बजाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, डूंगर जी और जवाहर जी के भक्तों के द्वारा रावण हत्था वाद्य यंत्र बजाया जाता है। डूंगर जी और जवाहर जी के जो भक्त होते हैं उनके द्वारा भी कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? रावण हत्था वाद्य यंत्र बजाया जाता है। नेक्स्ट है रावण हत्था वाद्य यंत्र पर 5 रुपये का डाक टिकट कब, किसके द्वारा और किस वर्ष जारी किया गया है? ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि रावण हत्था वाद्य यंत्र में 5 रुपये का डाक टिकट कब जारी किया गया है? याद रखना 2020 में। किसके द्वारा जारी किया गया है? भारत सरकार के द्वारा डाक टिकट जारी किया गया है। कब किया गया था? 2020 में। कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया गया है? तो याद रखना 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया है। कब जारी किया गया है? 2020 में। किस पर किया गया है? रावण हत्था वाद्य यंत्र पर। कब किया गया है? 2020 में। कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया गया है? 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया है। किसके द्वारा डाक टिकट जारी किया जाता है? भारत सरकार के द्वारा, मतलब केंद्र सरकार के द्वारा डाक टिकट जारी किया जाता है। याद रखना, डाक टिकट किसके द्वारा जारी किया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा। अब रावण हत्था वाद्य यंत्र के संबंध में एक नोट डाल के लिखना कि रावण हत्था वाद्य यंत्र होता है वो दाएं हाथ में गज के माध्यम से तथा बाएं हाथ की अंगुली का प्रयोग करते हुए बजाया जाता है। याद रखना, ये नोट याद रखना, इसे दाएं हाथ में गज के माध्यम से और बाएं हाथ की अंगुली के प्रयोग करते हुए बजाया जाता है। याद रखना, रावण हत्था वाद्य यंत्र के संबंध में निम्न बिंदु याद रखना। सबसे पहले तो ये याद रखना, रावण हत्था वाद्य यंत्र एक प्रकार का तत्व वाद्य यंत्र है और सबसे प्राचीनतम तत्व वाद्य यंत्र है। यह मूलतः रावण का वाद्य यंत्र है। आधे कटे नारियल के खोल पर बकरे की खाल चढ़ाकर बनाया गया वाद्य यंत्र, जिसमें 5 से 9 तार होते हैं। इन तारों को पुखबाज कहते हैं और तारों को कसने के लिए खूंटियाँ प्रयोग में ली जाती है। इन खूंटियों को क्या कहा जाता है? मोरनिया भी कहा जाता है। और रावण हत्था वाद्य यंत्र किसकी सहायता से बजाया जाता है? तो याद रखना, गज की सहायता से बजाया जाता है। और पाबूजी और रामदेव जी की फड़ का वाचन करते समय कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना, रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। डूंगर जी और जवाहर जी के भक्तों के द्वारा कौन से वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो याद रखना, रावण हत्था वाद्य यंत्र बजाया जाता है। 2020 में रावण हत्था पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया है और दाएं हाथ में गज के माध्यम से बाएं हाथ की अंगुली का प्रयोग करते हुए रावण हत्था वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ये हो गया आपका रावण हत्था वाद्य यंत्र कंप्लीट। मैंने पूरे पॉइंट इसमें लिखे हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। आशा करता हूँ कि आपका कंसेप्ट जो थ्योरी आपको क्लियर समझ में आई होगी। नेक्स्ट वाद्य यंत्र पढ़ेंगे अपन जंत्र वाद्य यंत्र। जंत्र वाद्य यंत्र के संबंध में सबसे पहले याद रखना, ये एक प्रकार का तत्व वाद्य यंत्र है। दूसरा पॉइंट याद रखना, इसमें 5 से 7 तार होते हैं। मैंने लिखा नहीं, आप लिख लेना यहाँ पे 5 से 7 तार होते हैं। इसमें कितने तार होते हैं? 5 से 7 तार होते हैं
और 2 तुम्बे होते हैं इसमें। कितने तुम्बे होते हैं? 2 तुम्बे होते हैं इसमें, याद रखना 2 तुम्बे होते हैं। तो ये तीनों पॉइंट याद रखना आप। कौन कौन से? रावण जंत्र वाद्य यंत्र एक प्रकार का तत्ववाद्य यंत्र है, 5 से 7 तार होते हैं इसमें और 2 तुम्बे होते हैं। जो जंत्र वाद्य यंत्र होता है ये एक प्रकार का वीणा का आरंभिक रूप कहा जाता है इसको। वीणा का कौन सा रूप कहा जाता है? आरंभिक, मतलब प्रारंभिक, पहला है, पहला रूप होता है जिसे वीणा का पहला रूप क्या कहलाता है? जंत्र वाद्य यंत्र कहलाता है, याद रखना। अब जंत्र वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है? किस जाति के द्वारा बजाया जाता है और किस लोक देवता की फड़ का वाचन करते समय गाया जाता है? याद रखना। जो बगड़ावत गुर्जर जाति के बोपों के द्वारा देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? जंत्र वाद्य यंत्र बजाया जाता है, याद रखना। जंत्र वाद्य यंत्र एक प्रकार का तत्ववाद्य यंत्र है। इसमें 5 से 7 तार होते हैं, 2 तुम्बे होते हैं, वीणा का आरंभिक रूप होता है। बगड़ावत गुर्जर जाति के बोपों के द्वारा देवनारायण जी के फड़ का वाचन करते समय जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है उसे जंत्र वाद्य यंत्र कहा जाता है। जो जंत्र वाद्य यंत्र होता है इसे खड़े होकर गले में डालकर अंगुलियों के माध्यम से बजाया जाता है, याद रखना। जो जंत्र वाद्य यंत्र होता है वो खड़े होकर बजाया जाता है और गले में डालकर अंगुलियों के माध्यम से बजाया जाता है। अब जंत्र वाद्य यंत्र के संबंध में प्रमुख क्षेत्र याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। जंत्र वाद्य यंत्र के संबंध में प्रमुख क्षेत्र मतलब कहाँ कहाँ बजाया जाता है, मुख्य रूप से याद रखना अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, ब्यावर। अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, ब्यावर, याद रखना। अजमेर में, भीलवाड़ा में, टोंक में, ब्यावर में, याद रखना। चारों जिलों को याद रखना, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, ब्यावर। ठीक है। जंत्र वाद्य यंत्र के संबंध में अपन को 5-7 बिंदु है उनको याद रखना। पहला याद रखना यह एक प्रकार का तत्ववाद्य यंत्र है, 5 से 7 तार होते हैं, 2 तुम्बे का प्रयोग किया जाता है, वीणा का आरंभिक रूप होता है और बगड़ावत गुर्जर जाति के बोपों के द्वारा देवनारायण जी फड़ का वाचन करते समय बजाया जाता है। इसे खड़े होकर गले में डालकर अंगुलियों के माध्यम से बजाया जाता है। इसका प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और ब्यावर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट याद रखना, नेक्स्ट कौन सा है? बफंग वाद्य यंत्र। नेक्स्ट कौन सा है? बफंग वाद्य यंत्र। बफंग वाद्य यंत्र यह भी एक प्रकार का तत्ववाद्य यंत्र है। इसके संबंध में याद रखना अपने को कि जो बफंग वाद्य यंत्र है ये डमरूनुमा आकृति का होता है। कैसी होती है इसकी आकृति? डमरूनुमा आकृति होती है। सबसे पहले तो बफंग एक प्रकार का तत्ववाद्य यंत्र है। दूसरा बिंदु याद रखना, जो बफंग वाद्य यंत्र होता है ये डमरूनुमा तत्ववाद्य यंत्र जिसके एक तरफ बकरे की खाल चढ़ाई जाती है। मतलब जो डमरूनुमा आकृति का होता है जिसकी एक तरफ तो बकरे की खाल चढ़ाई जाती है और दूसरी तरफ क्या चढ़ाया जाता है? कुछ भी नहीं चढ़ाया जाता, सिर्फ खोखला रहता है। तो याद रखना बफंग वाद्य यंत्र डमरूनुमा आकृति का होता है जिसके एक तरफ तो बकरे की खाल चढ़ाई जाती है, दूसरी तरफ खोखला रहता है। कौन सा वाद्य यंत्र कहलाता है? वो बफंग वाद्य यंत्र कहलाता है, याद रखना। नेक्स्ट बिंदु याद रखना, खाल के मध्य से एक तार डाला जाता है जिसके माध्यम से विभिन्न ध्वनियाँ उत्पन्न की जाती है। ये भी याद रखना, जो एक साइड में बकरी की खाल चढ़ी है उसके अंदर से तार डाला जाता है और जिसके माध्यम से विभिन्न ध्वनियाँ उत्पन्न की जाती है, याद रखना। नेक्स्ट बिंदु है, जो बफंग वाद्य यंत्र होता है किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना बफंग वाद्य यंत्र मेवात क्षेत्र में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बफंग वाद्य यंत्र किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना मेवात क्षेत्र में, याद रखना मेवात क्षेत्र में। और ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, अलवर के जोगियों के द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में, कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो याद रखना बफंग वाद्य यंत्र अलवर के जोगियों के द्वारा बजाया जाता है। ठीक है। और बफंग वाद्य यंत्र के संबंध में इसके प्रमुख कलाकार भी याद रखना है, इसके प्रमुख कलाकार भी याद रखना। तो कलाकार कौन कौन है? इसके 2 कलाकार हैं, याद रखना इनको। प्रमुख कलाकार कौन सा है? एक तो जहुर खा मेवाती, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे बफंग का जादूगर कहा जाता है। जहुर खा मेवाती जिसे बफंग का जादूगर कहा जाता है। जादूगर किसको कहा जाता है? जो अपने क्षेत्र में निपुण होता है उसे क्या कहा जाता है? बफंग का जादूगर कहा जाता है, याद रखना। मतलब कला के क्षेत्र में जो जहुर खा मेवाती था वो बफंग का जादूगर था। मतलब बफंग को बजाने में
निपुण था वो। सेकंड है उमर खां मेवाती। कौन सा है? सेकंड उमर खां मेवाती। याद रखना प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं। फर्स्ट है जहूर खां मेवाती जिसपे बफंग का जादूगर कहा जाता है। सेकंड है उमर खां मेवाती। ठीक है। नेक्स्ट है अपंग वाद्य यंत्र। अपंग वाद्य यंत्र के संबंध में 3 बिंदुओं को याद रखना है। पहला याद रखना यह एक प्रकार का तत्व वाद्य यंत्र है। दूसरा याद रखना भील और ग्रास्य जनजाति के द्वारा इसका वादन किया जाता है। तीसरा बिंदु याद रखना दक्षिणी और राजस्थान में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। याद रखना दक्षिणी राजस्थान में सर्वाधिक प्रयोग कौन से वाद्य यंत्र का किया जाता है? अपंग वाद्य यंत्र का। भील और ग्रास्य जनजाति के द्वारा अपंग वाद्य यंत्र का क्या किया जाता है? वादन किया जाता है। अपंग वाद्य यंत्र किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? एक प्रकार का तत्व वाद्य यंत्र है, याद रखना। नेक्स्ट है सुरमंडल। नेक्स्ट है सुरमंडल। अब सुरमंडल को याद रखना, इसके अलग अलग नाम होते हैं। सुरमंडल को स्वरमंडल भी कहते हैं, स्वर कोकिला भी कहते हैं, याद रखना। सुरमंडल को स्वरमंडल भी बोल सकते हैं। इसके उपनाम होते हैं, वो स्वर कोकिला भी बोल सकते हैं, कोकिला वीणा भी बोल सकते हैं। सबसे पहले तो सुरमंडल को स्वरमंडल, स्वर कोकिला और कोकिला वीणा कहते हैं। दूसरा पॉइंट याद रखना, इसमें कितने तार होते हैं? इसमें 21 से 26 तार होते हैं। सुरमंडल में कितने तार होते हैं? 21 से 26 तार होते हैं। ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र होता है? तो याद रखना चतुष्कोणीय वाद्य यंत्र होता है। किस प्रकार का? चतुष्कोणीय वाद्य यंत्र। किस प्रकार का वाद्य यंत्र होता है? चतुष्कोणीय प्रकार का वाद्य यंत्र होता है। किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है जो सुरमंडल वाद्य यंत्र? किस क्षेत्र में? तो याद रखना जैसलमेर क्षेत्र में प्रसिद्ध है सुरमंडल। और किस जाति के द्वारा वादन किया जाता है? तो याद रखना मांगणियार जाति के द्वारा वादन किया जाता है। सुरमंडल के संबंध में अपन को 3-4 बातें याद रखनी है। पहली तो सुरमंडल को स्वरमंडल, स्वर कोकिला और कोकिला वीणा भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट याद रखना, इसमें कितने तार होते हैं? 21 से 26 तार होते हैं। तीसरा पॉइंट याद रखना, यह चतुष्कोणीय वाद्य यंत्र होता है। चौथा याद रखना है ये किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो याद रखना जैसलमेर में प्रसिद्ध है। किस जाति के द्वारा इसका वादन किया जाता है? तो याद रखना मांगणियार जाति के द्वारा इसका वादन किया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट कौन सा है? सारंगी वाद्य यंत्र। नेक्स्ट कौन सा है? सारंगी वाद्य यंत्र। सारंगी वाद्य यंत्र याद रखना, सारंगी वाद्य यंत्र में बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी वाद्य यंत्र में से पूछे जाते हैं। तो याद रखना सबसे पहले सारंगी वाद्य यंत्र। सारंगी वाद्य यंत्र तत्व वाद्य यंत्र में सर्वश्रेष्ठ होता है और सबसे सुरीला वाद्य यंत्र है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। सारंगी वाद्य यंत्र होता है वो तत्व वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ और सबसे सुरीला वाद्य यंत्र है। ये किससे निर्मित होता है? केर, सागवान, रोइडा वृक्ष की लकड़ी से निर्मित होता है, याद रखना। केर, सागवान, रोइडा वृक्ष की लकड़ी से निर्मित होता है। सारंगी वाद्य यंत्र होता है ये किससे बना हुआ होता है? तारों से बना हुआ होता है, इसलिए इसे सारंगी वाद्य यंत्र कहते हैं। इसमें कितने तार होते हैं? इसमें 27 तार होते हैं, याद रखना। सारंगी वाद्य यंत्र सर्वाधिक तारों वाला वाद्य यंत्र कहते हैं। कितने तार होते हैं इसमें? सबसे ज़्यादा 27 तार होते हैं। और जो ये तार बने होते हैं किसके बने होते हैं? बकरे की आंत से निर्मित होते हैं, याद रखना। सारंगी वाद्य यंत्र तत्व वाद्य यंत्र में सर्वश्रेष्ठ सबसे सुरीला वाद्य यंत्र है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है केर, सागवान, रोइडा वृक्ष की लकड़ी से निर्मित होता है। थर्ड पॉइंट याद रखना सर्वाधिक तारों वाला वाद्य यंत्र जिसमें सबसे ज़्यादा तार 27 तार होते हैं। जो ये तार बने होते हैं किससे निर्मित होते हैं? बकरे की आंत से निर्मित होते हैं, याद रखना। नेक्स्ट है किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो याद रखना जो सारंगी वाद्य यंत्र है ये कहाँ प्रसिद्ध है? जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में। जैसलमेर की कौन सी जाति के द्वारा इसका वादन किया जाता है? तो याद रखना लंगा, मांगणियार और मिरासी जाति के द्वारा जैसलमेर क्षेत्र में लंगा, मांगणियार, मिरासी जाति के द्वारा सारंगी वाद्य यंत्र का वाचन किया जाता है, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लंगा, मांगणियार और मिरासी जाति के द्वारा कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग मतलब कौन से वाद्य यंत्र का वादन किया जाता है? तो याद रखना सारंगी वाद्य यंत्र। अब सारंगी वाद्य यंत्र के प्रमुख कलाकार भी हैं, कलाकारों को भी याद रखना पड़ेगा। तो कौन कौन से कलाकार हैं इसके? तो याद रखना इसके 4 कलाकार हैं। पहला है सुल्तान खां जिसे सारंगी का जादूगर कहा जाता है। दूसरा है पंडित रामनारायण। तीसरा है मुनीर खां। चौथा होता है प्रकाश कुमावत। इनको याद रखना है चारों को।
पहला सुल्तान खां, सारंगी का जादूगर कहते हैं। दूसरा पंडित रामनारायण, तीसरा मुनीर खां, चौथा है प्रकाश कुमावत। इनको एक ट्रिक बना रखी है याद करने के लिए। तो ट्रिक कौन सी होती है? MP सर। तो ये याद रखना, MP सर। M का मतलब होता है मुनीर खां, और P का मतलब होता है प्रकाश कुमावत, और स का मतलब होता है सुल्तान खां, और र का मतलब होता है रामनारायण। तो याद रखना, सारंगी वाद्य यंत्र के प्रमुख कलाकार कौन है? MP सर। कौन से सर? MP सर। MP से याद रखना मुनीर खां, प्रकाश कुमावत, और सर से याद रखना सुल्तान खां और रामनारायण। ठीक है, अपन चलते हैं नेक्स्ट, इसके प्रकार पढ़ते हैं। जो सारंगी वाद्य यंत्र है किसकी सहायता से बजाया जाता है? तो याद रखना ये किसकी सहायता से बजाया जाता है? गज की सहायता से बजाया जाता है। किसकी सहायता से? गज की सहायता से बजाया जाता है। याद रखना, किसकी सहायता से बजाया जाता है? गज की सहायता से बजाया जाता है। किसकी सहायता से बजाया जाता है? गज की सहायता से बजाया जाता है। अब देखते हैं सारंगी के प्रकार। सारंगी के प्रकार, पहला है सारंगी के प्रकार में पहला है सिंधी सारंगी। अब सिंधी सारंगी के संबंध में 5 बिंदुओं को याद रखना। सारंगी का सबसे विकसित और उन्नत रूप होता है। कौन सा? सिंधी सारंगी होता है वो सारंगी का सबसे विकसित रूप और उन्नत रूप होता है। फर्स्ट पॉइंट तो ये याद रखना। सेकंड पॉइंट याद रखना, स्वार्दिक तार कौन सी सारंगी में होता है? तो याद रखना सिंधी सारंगी में। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, किस सारंगी में स्वार्दिक तार होते हैं? तो याद रखना सिंधी सारंगी में। और जो सिंधी सारंगी है इसके प्रमुख कलाकार का क्या नाम है? तो याद रखना लाखा खां। इसके प्रमुख कलाकार कौन है? लाखा खां। और किस जाति के द्वारा वादन किया जाता है? जो सिंधी सारंगी होते हैं लंगा जाति के द्वारा वादन किया जाता है। और जो प्रमुख कलाकार कौन है? लाखा खां। सिंधी सारंगी के संबंध में 2021 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। किसको दिया गया है? लाखा खां को। 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किसे किया गया है? याद रखना लाखा खां। सिंधी सारंगी सारंगी का सबसे विकसित और उन्नत रूप है। स्वार्दिक तार होते हैं इसमें। प्रमुख कलाकार कौन होता है? लाखा खां, जिसे 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और लंगा जाति के द्वारा इसका वादन किया जाता है। नेक्स्ट है याद रखना, नेक्स्ट गुजरातन। नेक्स्ट याद रखना गुजरातन सारंगी। गुजरातन सारंगी होते हैं इसमें सबसे कम तार होते हैं, मतलब सबसे कम कितने तार होते हैं? 7 तार होते हैं। सबसे ज़्यादा सिंधी सारंगी में होता है। याद रखना सबसे ज़्यादा तार किस में होते हैं? सिंधी सारंगी में। और सबसे कम तार किस में होते हैं? गुजरातन सारंगी में। तीसरा है दानी सारंगी। दानी सारंगी में क्या होता है? इसमें एक कथा का वाचन किया जाता है, जिसमें किसकी कथा सुनाई जाती है? निहाल दे की कथा में वादन किया जाता है। जो दानी सारंगी है इसका प्रयोग कब किया जाता है? जब निहाल दे की कथा में वादन करते समय दानी सारंगी बजाई जाती है। चौथी है प्यालीनुमा, जिसे जड़ीदार सारंगी भी कहते हैं। चौथी कौन सी होती है? प्यालीदार, जिसे जड़ीदार सारंगी भी कहा जाता है। किस जाति के द्वारा वादन किया जाता है? तो याद रखना ये मांगणियार जाति के द्वारा वादन किया जाता है। किस जाति के द्वारा? मांगणियार जाति के द्वारा इसका वादन किया जाता है। याद रखना कौन सी जाति के द्वारा? मांगणियार जाति के द्वारा। 5वां याद रखना जो जोगिया सारंगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें से, RPSC ने पूछा हुआ क्वेश्चन है। अलवर क्षेत्र में जोगियों के द्वारा किस प्रकार की सारंगी का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना किस प्रकार की सारंगी का प्रयोग किया जाता है? जोगिया सारंगी का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अलवर मेवात क्षेत्र में भरतरी और गोपीचंद की कथा सुनाते समय जोगियों के द्वारा वादन किया जाता है। किसका वादन किया जाता है? जोगिया सारंगी का वादन किया जाता है। किस क्षेत्र में? अलवर मेवात क्षेत्र में। किसकी कथा का वाचन करते समय गाया जाता है? भरतरी गोपीचंद की कथा सुनाते समय जोगियों के द्वारा जोगिया सारंगी का वादन किया जाता है। याद रखना ये 5 बिंदुओं को। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास कमाईचा वाद्य यंत्र। कमाईचा वाद्य यंत्र, जो कमाईचा वाद्य यंत्र होता है ये भी सारंगी के समान ही होता है। किसके समान होता है? सारंगी के समान। तो इसके संबंध में सबसे पहले याद रखना जो कामयाचा वाद्य यंत्र है किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सारंगी के समान ईरानी वाद्य यंत्र है। इंपॉर्टेंट यह है
याद रखना सारंगी के समान। ईरानी वाद्य यंत्र कौन सा है? कमाइचा वाद्य यंत्र, जिसे कामाइचा वाद्य यंत्र भी कहते हैं। याद रखना कौन सा वाद्य यंत्र? कामाइचा वाद्य यंत्र। सारंगी के समान ईरानी वाद्य यंत्र, और इसका उपनाम क्या है? सारंगी की रानी भी कहते हैं। कमाइचा वाद्य यंत्र को क्या उपनाम क्या है? सारंगी की रानी। जो कमाइचा वाद्य यंत्र होता है इसमें कितने तार होते हैं? इसमें याद रखना 16 से 27 तारों वाला वाद्य यंत्र होता है। जिसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कमाइचा वाद्य यंत्र में कितने तार होते हैं, तो आपको याद रखना कितने तार होते हैं? 16 तार होते हैं। मुख्य रूप से कितने तार होते हैं? 16। तो याद रखना 16 तार कौन कौन से होते हैं? जिसमें 9 तो झाड़े होते हैं और 4 झीले होते हैं। ये झीले हैं, इनको याद रखना, ये गलती से लिखा हुआ है, इसमें झीले हैं, झीले। और 3 क्या है? रोंदा। 3 क्या है? रोंदा। तो याद रखना 9 और 4 13 और 3 कितने हो गए? 16। कितने तार होते हैं इसमें? कमाइचा वाद्य यंत्र में 16 तार होते हैं, जिसमें फर्स्ट में है 9 तार होते हैं वो जाड़े होते हैं, 4 तार झीले होते हैं, और 3 तार क्या होते हैं? रोंदे होते हैं। याद रखना इनको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट है जो कमाइचा वाद्य यंत्र है, जब इसका वादन किया जाता है तो इसकी आवाज़ कैसी होती है? इसकी आवाज़ में भारीपन होता है, और ये आवाज़ कैसी होती है? गूंजती है। जैसे अपन रूम में बोलते हैं ना, वैसे गूंजती है। तो कमाइचा वाद्य यंत्र की आवाज़ कैसी होती है? भारीपन और गूंजती है। अब कमाइचा वाद्य यंत्र है किस क्षेत्र में और किस जाति के द्वारा इसका वादन किया जाता है? तो याद रखना ये जैसलमेर क्षेत्र में मांगणियार, जिसे मुस्लिम शेख जाति द्वारा वादन किया जाता है। याद रखना जैसलमेर में मांगणियार मुस्लिम शेख जाति के द्वारा इसका वादन किया जाता है। कौन से वाद्य यंत्र का? कमाइचा वाद्य यंत्र का जैसलमेर में मांगणियार मुस्लिम शेख जाति के द्वारा वादन किया जाता है। कमाइचा वाद्य यंत्र किसकी सहायता से बजाया जाता है? तो याद रखना गज की सहायता से वादन किया जाता है। किसकी सहायता से वादन किया जाता है? गज की सहायता से वादन किया जाता है। किसकी सहायता से वादन किया जाता है? याद रखना गज की सहायता से वादन किया जाता है। नेक्स्ट बिंदु है 2020 में भारत सरकार के द्वारा 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया है। कमाइचा पर 2020 में भारत सरकार के द्वारा 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया है। नेक्स्ट है इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन है? इसके प्रमुख कलाकार याद रखना 4 है, 5 है, सॉरी। जो कमाइचा वाद्य यंत्र है इसके प्रमुख कलाकार कितने हैं? 5। जिसमें पहला है कमल साकर खा, जिसे 2012 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कमल साकर खा, जिसे 2012 में किससे सम्मानित किया गया है? 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। दूसरा है दारा खा, तीसरा है गेवर खा, और चौथा है दप्पू खा। और 5वां है जगजीत सिंह, जिसे गज़ल गायक भी कहते हैं। पहला है कमल साकर खा, जिसे 2012 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दूसरा है दारा खा, तीसरा है गेवर खा, चौथा है दप्पू खा, जिसे मूमल गीत के गायक भी कहा जाता है। याद रखना इंपॉर्टेंट है, मूमल गीत के गायक किसे कहा जाता है? तो याद रखना दप्पू खा। किसको कहा जाता है? दप्पू खा। और जगजीत सिंह ये भी कमाइचा वाद्य यंत्र के कलाकार हैं, और इन्हें गज़ल गायिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गज़ल गायक किसे कहा जाता है? तो याद रखना जगजीत सिंह। और जगजीत सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? गंगानगर के। याद रखना गंगानगर के हैं ये। नेक्स्ट है एकतारा वाद्य यंत्र। एकतारा वाद्य यंत्र, इसमें से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके संबंध में भी इंपॉर्टेंट बिंदुओं को याद रखना। एकतारा का मतलब होता है, सबसे पहले एक तार वाला वाद्य यंत्र होगा। एकतारा में कितने तार होंगे? एक तार का प्रयोग होगा, तभी तो इसको एकतारा कहा गया है। मतलब एक तार वाला वाद्य यंत्र क्या कहलाता है? एकतारा वाद्य यंत्र। अब जो तत्व वाद्य यंत्रों में आदिवाद और मूलवाद एकतारा वाद्य यंत्रों को कहा गया है। अब पूछोगे सर इसे मूलवाद और आदिवाद क्यों कहा गया है? तो इसे मूलवाद और आदिवाद इसलिए कहा गया है कि सबसे पहले वाद्य यंत्रों में एक तार आया होगा, उसके बाद में ही 27 तार तक पहुँचे होंगे, तो इसलिए एक तार का प्रयोग एकतारा वाद्य यंत्र में किया गया था, इसलिए इसे आदिवाद या मूल वाद्य यंत्र कहा जाता है। याद रखना। नेक्स्ट बिंदु याद रखना। नेक्स्ट बिंदु क्या याद रखोगे? अंगुली के द्वारा वादन किया जाता है इसका। किसके द्वारा वादन किया जाता है? अंगुली के द्वारा वादन किया जाता है। एकतारा वाद्य यंत्र का अंगुली के द्वारा वादन किया जाता है। किसके साथ वाद्य यंत्र किया जाता है? तो इसके साथ करताल घन वाद्य यंत्र बजाई जाती है। करताल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? यह एक प्रकार का घन वाद्य यंत्र है।
जो एकतारा वाद्य यंत्र है किस किस का वाद्य यंत्र है? मीराबाई नारद मुनि का जो वाद्य यंत्र है वो कैसा वाद्य यंत्र है? एकतारा वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र कहलाता है, याद रखना। नेक्स्ट होता है जो एकतारा वाद्य यंत्र होता है किस जाति के द्वारा गायन किया जाता है, मतलब वादन किया जाता है? तो याद रखना कालबेलिया जाति और साधु सन्यासियों के द्वारा वादन किया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र कहलाता है? एकतारा वाद्य यंत्र कहलाता है। कौन सा वाद्य यंत्र? एकतारा वाद्य यंत्र का प्रयोग किस जाति के द्वारा किया जाता है? कालबेलिया जाति और साधु सन्यासियों के द्वारा वादन किया जाता है। नेक्स्ट याद रखना 2020 में भारत सरकार के द्वारा 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया है। 2020 में 5 रुपये का डाक टिकट किस पर जारी किया गया है? एकतारा पर भी जारी किया गया है। कब किया गया? 2020 में भारत सरकार के द्वारा 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया है। नेक्स्ट है अब याद रखना 2020 में 5 रुपये का डाक टिकट किस किस पर जारी किया गया है? याद रखना 2020 में 5 रुपये का डाक टिकट कौन कौन से वाद्य यंत्र पर जारी किया गया है? तो कितने वाद्य यंत्रों पर जारी किया गया है? 5 वाद्य यंत्र, जिसमें पहला है रावणत्ता वाद्य यंत्र, दूसरा है कमाईचा वाद्य यंत्र, तीसरा है सुरिंदा वाद्य यंत्र, चौथा है एकतारा वाद्य यंत्र। ये चारों वाद्य यंत्र ये तत्व वाद्य यंत्र है। जो अलगोजा वाद्य यंत्र है इसमें भी 2020 में 5 रुपये का डाक टिकट भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है। ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? अलगोजा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? याद रखना सुशीर वाद्य यंत्र। और ये ऊपर के जो चारों हैं ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? ये चारों तत्व वाद्य यंत्र है। रावणता, कमाईचा, सुरिंदा और एकतारा किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? याद रखना तत्व वाद्य यंत्र है। कब जारी किया गया है डाक टिकट? 2020 में। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। कितने रुपए का? 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया है। आज अपन यहीं तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो बचे हुए वाद्य यंत्र हैं उनको नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। यदि किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकता है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आपको समझाने की और बहुत कम समय में बहुत अच्छा कंटेंट आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। आप इनको पढ़ते रहना, अच्छे से नोट्स बनाना और आप इनका रिवाइज करते रहना। जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे, एग्ज़ाम के अंदर जब क्वेश्चन इस टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा तो आपको लगेगा सर ने जो मटेरियल उपलब्ध कराया है उससे बाहर कुछ भी नहीं है। तो आप मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हो और आपको मैं अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराऊंगा। कोशिश रहेगी कि आप 4th ग्रेड से लेके RS प्री तक का एग्ज़ाम के क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर लोगे मेरे कंटेंट से। तो आप सभी को धन्यवाद। अब अपन क्लास को एंड करते हैं। ओके, बाय सभी को।